और महंगा हुआ। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 8% कर दी। जीटीएस के बाद मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई भी फंसा। वाणिज्य मंत्रालय कंपनियों के सवालों का नहीं दे पाया जवाब। अब कैबिनेट सुलझाएगी उलझन। रिलायंस की एजीएम में मुकेश अंबानी रख सकते हैं टेलीकॉम और गैस प्रोडक्शन बढ़ाने का रोड मैप। कल की बैठक से पहले शेयर 2.5% चढ़ा। जस्ट डायल ने पहले दिन ही निवेशकों को कराया 15% का फायदा। अमिताभ बच्चन का निवेश 64 गुना बढ़ा। डायबिटीज के रोगियों को मिलेगी बड़ी राहत। जाइडस कैडिला की नई दवा से डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का होगा इलाज। किसी भारतीय कंपनी ने खोजी पहली दवा। मॉनसून सत्र में होगा रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पेश। करेंगे शहरी विकास मंत्री अजय माकन से खास बातचीत। उपचुनाव ने नरेंद्र मोदी का कद और ऊंचा किया। गुजरात की दोनों लोकसभा सीटें जीती। बिहार में नीतीश की पार्टी को मिली हार। नमस्कार, आवाज एट टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आगे बढ़ने से पहले कुछ और बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। अभी भी हमारा ये फोरकास्ट है कि ये साल में एक नया हाई आ जाएगा। मॉर्गन स्टैनली के रिदम देसाई को भारत की ग्रोथ स्टोरी पर है पूरा भरोसा। कहा इस साल नई ऊंचाई छुएगा बाजार। 3 दिन की गिरावट के बाद सेंसेक्स निफ्टी में दिखी मामूली तेजी। रिजर्व बैंक गवर्नर को एफएसएलआरसी से रेगुलेटरों की आजादी छीनने का अंदेशा, लेकिन हम आपको बताएंगे क्यों जरूरी है ये सुपर रेगुलेटर। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का नियम नहीं मानने वाले प्रमोटर पर सेबी ने सख्ती बरती। बाजार में सौदा करने से रोका। हम कर रहे हैं देश भर के प्रॉपर्टी बाजार की पड़ताल। आज देखेंगे दिल्ली एनसीआर में भारी सप्लाई के बावजूद क्यों नहीं बिक रहे हैं घर। और शुरू करते हैं कुछ ताजा खबरों के साथ। सरकार ने सोने के बढ़ते इंपोर्ट पर लगाम लगाने के लिए आज कड़ा फैसला लिया है। उसने इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 8% कर दी है। आपको याद होगा कि जनवरी के महीने में सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 2% से बढ़ाकर 6% कर दी थी। यानी इस साल के पहले 6 महीने के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी 2% से 8% तक बढ़ गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, अब तक जो सरकार करती आई है गोल्ड के इंपोर्ट को कम करने के लिए ज्यादातर फेल हुआ है। अब और कड़े कदम आ गए हैं। जी बिल्कुल, काफी कड़े कदम आ गए हैं और खासतौर से इस कदम की संभावना या फिर कहें उम्मीद इसलिए नहीं जताई जा रही थी क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के साथ ही गोल्ड की तस्करी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसके बावजूद सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट पर लगातार तीसरी बार बढ़ोतरी की है और गोल्ड इंपोर्ट पर ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 8% कर दी है। अपने आप में काफी बड़ा फैसला गोल्ड इंपोर्ट को कम करने के लिए। इतना ही नहीं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी सरकार ने 2% बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड इंपोर्ट होने के बाद जो उसकी ड्यूटी लगेगी उसके ऊपर फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी 2% बढ़कर लगेगी। यानी कुल मिला के तो 14 से 15% गोल्ड इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट की ही बात न करें, सरकार ने घरेलू जो गोल्ड रिफाइनर है उस पर भी शिकंजा कसने की कोशिश की है और गोल्ड पर एक्साइज ड्यूटी में भी 2% की बढ़ोतरी कर दी है। यानी गोल्ड को इंपोर्ट कम करने के साथ साथ गोल्ड की खपत कम करने की भी एक कोशिश सरकार की तरफ से यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार चिंता जताई जा रही थी जैसे ही गोल्ड इंपोर्ट के आंकड़े आ रहे थे। दरअसल 2011-12 में हमने देखा कि 1064 टन के आसपास गोल्ड का इंपोर्ट हुआ था। 2012-13 में बढ़कर मुश्किल से 1015 टन हुआ। लेकिन सरकार के लिए जैसे ही ये करंट अकाउंट डेफिसिट का मुद्दा बनता रहा तो कई कड़े कदम लिए गए। तो सरकार को उम्मीद थी कि चालू कारोबारी साल में यानी 2013-14 में 900 टन के आसपास गोल्ड का इंपोर्ट होगा। लेकिन पहले 2 महीने के जो आंकड़े आए, अप्रैल के आंकड़े और मई के आंकड़े, ये सरकार को काफी ज्यादा निराश कर गए, क्योंकि अप्रैल में सिर्फ 133 टन गोल्ड का इंपोर्ट हो गया। सरकार को लगा कि चलिए अक्षय तृतीया की वजह से हुआ है, गोल्ड की कीमतें कम हुई है, इस वजह से गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ा है। तो सरकार उम्मीद करती रही कि मई में फिर से गोल्ड के इंपोर्ट में कमी आएगी। लेकिन मई के आंकड़े तो और चौंकाने वाले थे। अप्रैल में जहां 133 टन हुआ, मई में सिर्फ 162 टन गोल्ड का इंपोर्ट हो गया। यानी टोटल पूरे साल में सरकार ने जितने उम्मीद की थी उसका करीब आधा 30% हिस्सा तो पहले 2 महीने में इंपोर्ट होगा। इसलिए सरकार की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई कि अगर बढ़ोतरी यूं ही जारी रही तो करंट अकाउंट डेफिसिट
जो बढ़ता जा रहा है उस पर काबू पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से सरकार ने आनन फानन में अभी गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया, गोल्ड पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, गोल्ड पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी बढ़ाई। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लक्ष्मण बने रहिए हमारे साथ, लक्ष्मण बने रहिए हमारे साथ। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ रिद्धि सिद्धि बुलियन के पृथ्वीराज कोठारी भी मौजूद है। पृथ्वीराज जी, ऐसा लग रहा है कि जब एक बीमारी एक दवा से काम नहीं कर रही, उसको वही दवा और भी दी जा रही है। सरकार ने फिर गोल्ड इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी है, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से कंजम्पशन कम हो जाएगा, ये सोचना बहुत मुश्किल है कि गवर्नमेंट जो सोचती है कि ड्यूटी इंक्रीज करने से इंपोर्ट फिगर कम होगा। अगर ड्यूटी 2% इंक्रीज करने के बाद में अगर इंटरनेशनल मार्केट $30 डाउन हो जाता है तो घरेलू बाजार में वही प्राइस रह जाएंगे। यहाँ पे प्राइस पे माल बिकता है, कस्टम्स ड्यूटी पे माल नहीं बिकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है लोगों का, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, पर जो कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाने का उनका ख्याल है कि जिससे इंपोर्ट फिगर ड्रॉप डाउन हो जाएगा, वो काफी हद तक मानना उनका सही नहीं है गवर्नमेंट का। जी कोठारी को दूसरे जरिए देखने चाहिए। जी कोठारी जी, भले ही आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट फिगर डाउन नहीं होगी, लेकिन महंगी तो जरूर हो जाएगी। उसका प्राइसेस पे कितना असर देखेंगे आप? देखिए, अभी प्राइस सीधा अभी आप 1,50,000 जो 1,56,000 ड्यूटी थी उसकी बढ़ के सीधी 2,09,100 रुपया हो गई है। और अगर बैंक रेट करंट प्राइस से आप अगर डॉलर रेट गिनते हैं तो 2,15,000 रुपया ड्यूटी होती है, यानी 1,56,000 का सीधे अब 2,15,000 रुपया, यानी 1 किलो पे 60,000 रुपए की सीधी बढ़ोतरी हो गई है। जी पृथ्वीराज जी, प्लीज बने रहिए हमारे साथ। रवि सिंह भी जुड़ रहे हैं, अब ये है हेड ऑफ रिसर्च कमोडिटी एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। रवि, आपकी पहली प्रतिक्रिया, सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, इससे कैसा असर दिखेगा? देखिए, ये तो सीधा सीधा वायदा बाजार में अगर आप देखें तो उसका इम्पैक्ट दिख गया। करीब 412 रुपए का फर्क इससे पड़ना चाहिए 2% के हिसाब से, तो वो सीधा आपने अभी प्राइसेस में देखा होगा कि सीधे 412 रुपए के ऊपर से ही ज्यादा सा जंप आया है। लेकिन हाँ, ये क्लियर है कि जो इंडिकेशन आज इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के किया है, वो अगर आप देखें तो कल ही इंटरनेशनल मार्केट में जो $1,420 ट्रेड हो रहा था, उसका डर जो है वो बाहर के मार्केट के लोगों को भी है कि इंडिया में जितना कंजप्शन गोल्ड का है, अगर उस पर इम्पैक्ट आता है तो बाहर भी इसीलिए सोने में ये गिरावट हमें देखने को मिली। तो क्लियर कट है कि यहाँ से 400 से 500 रुपए कंज्यूमर की जेब में ये जाने वाले, सीधे आप देखें तो सीधे 400 से 500 रुपए करीब आपके कंज्यूमर की जेब में जाएंगे। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे भी इसका अंतर आया। कोठारी साहब से भी बात कर रहे थे, आपने भी यहाँ पर बताया कि आपने उसका वायदा बाजार में और हाजिर बाजार में भी इम्पैक्ट इसका देख लिया। लेकिन आने वाला मौसम जो है, आगे जब शादियों के हिसाब से जो हमारी एक जनरल डिमांड रहती है देश के अंदर, ना कि सिर्फ एक आप खरीदने के लिए खरीद रहे हैं, उसके कारण आप किस तरह का इम्पैक्ट होते हुए देखेंगे इन सब चीज़ों पर, जबकि सरकार अब नहीं चाहती कि ज़्यादा सोना देश में आए? देखिए, ये क्लियर कट है कि इस समय अगर आप देखें तो गोल्ड के जो रेट गिर रहे थे और जो लोगों को लग रहा था, जो नए इन्वेस्टर थे जिन्होंने गोल्ड को कभी खरीदा नहीं था या सोचते थे कि खरीद लूंगा जब करेक्शन आएगा, तो शायद उनकी उम्मीदों काफी हद तक देखा जाए तो पानी फिर गया है। क्योंकि जिस तरीके से अगर इंटरनेशनल में जो प्रेशर है एक गोल्ड को डाउन साइड जाने के लिए, वो प्रेशर अब उसका फायदा जो है वो इंडिया के मार्केट में नहीं मिलेगा। और आम कंज्यूमर जो अभी इंतजार कर रहा था कि शायद 25,000 से नीचे के एक बार रेट देखने को मिलेंगे, या अगर आप दोनों को रेशियो देखें, जो बाहर का गोल्ड है वो $1,406 इस समय चल रहा है। $1,406 के हिसाब से इंडिया के गोल्ड को अगर कंपैरिजन करें तो वो 27,000 का भाव होना चाहिए था। तो वहां पे जो उम्मीद की जा रही थी कि $1,300 तक आ जाएगा तो इंडिया का जो रेट है वो 24,000 तक जाएगा, तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। और नीचे लेवल अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा गिरावट आती भी है तो आप यहाँ पे इंडिया में इतना ज्यादा कंज्यूमर को इतना फायदा नहीं मिलेगा, ये सीधा है। और रही बात डिमांड की, तो जिस तरीके से एक मार्जिन बढ़ाया है कि कंप्लीट जो आपको जब भी इंपोर्ट करना है आपको फुल मार्जिन पे काम करना है, तो वो भी कंज्यूमर की ही जेब में जाएगा। और जो गोल्ड में बहुत उम्मीद कर रहे थे कि बहुत फायदा होगा या लोगों को नए इन्वेस्टर आ जाएंगे, गोल्ड और बाइंग करेंगे, तो फिजिकल डिमांड की वजह से ये सरकार के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हुई, जिसकी वजह से अभी वापस से गोल्ड के प्राइसेस बाउंस बैक करते हुए दिखाई देंगे। कोठारी साहब, यहाँ पर आपको लगता है कि प्राइसेस पे इम्पैक्ट किस तरह से पैन आउट होगा? प्राइसेस और डिमांड पर भी इफेक्टिव एक इंक्रीज देखे इंपोर्ट में, क्योंकि काउंटरवेलिंग ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है। माना जा रहा है कि कम से कम इंपोर्ट पर 15% की बढ़त तक आ सकती है। क्या आपको लगता है इससे अगले 6 महीने से 1 साल में जो भूख है गोल्ड की, जो इतना डिमांड है, वो कम हो जाएगा?
देखिए, जून जुलाई में गवर्नमेंट का ये 8% कस्टम्स ड्यूटी और जो अभी कल जो आरबीआई ने पॉलिसी जो चेंज की है उसके रहते मेरे हिसाब से 70% इंपोर्ट जून और जुलाई में ड्रॉप डाउन हो जाएगा। यानी अप्रैल और मई में जो 285 टन का इंपोर्ट हुआ है उसके मुकाबले में 70% उसकी गिरावट आ जाएगी। यानी हार्डली 70 से 80 टन 2 महीने में इंपोर्ट होगा, क्योंकि जो पॉलिसी इन्होंने की है उससे सीधा गोल्ड की प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। गोल्ड महंगा हो जाएगा, आपको पूरा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इससे बढ़ते जो घरेलू कारीगर, जो इतनी बड़ी आज ये मंडी है सोने की, इतने इसमें कारीगर जुड़े हुए, ये सब बेकारी उसमें आ जाएगी। जितना महंगा होता है उतनी कॉस्ट महंगी होती जाती है, कस्टमर को उतना इफेक्ट होते जाता है। प्लस जितने ज्वेलर्स होते हैं ये बेकार हो जाएंगे, स्मगलिंग के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होगा इसमें। ये सब रहते हुए इसमें बेकारी काफी हद तक बढ़ जाएगी। पृथ्वीराज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी यहाँ पर शुक्रिया रवि। तो तमन्ना, जो बात हम दोनों एक्सपर्ट से कर रहे थे, पृथ्वीराज जी, रवि, तो ये लगता है कि जो एक उम्मीद की जा रही थी, जैसे उन्होंने भी बोला कि यहाँ गोल्ड के प्राइसेस का 23,000 की बात हो रही थी तो 24,000 की, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से सरकार ने कदम उठाया, मेरे ख्याल से एक बार प्राइसेस जो ये भी आशंका जता रहे हैं कि अब उतना डिप आते हुए हमें नहीं दिखेगा। दूसरी बात विपिन, अगर सरकार का मन ये है कि लोग गोल्ड कम खरीदे तो दूसरे जो निवेश के मौके हैं उनको और आकर्षक करे, शायद तब कुछ फायदा हो। आगे बढ़ते हुए, सुधारों पर सरकार की गाड़ी अटक गई है। प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि जीएसटी इस सरकार के कार्यकाल में नहीं आएगा। अब लगता है कि मल्टी ब्रांड रिटेल पर भी दुविधा अगली सरकार ही दूर कर पाएगी। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कई अहम मुद्दों पर विदेशी रिटेल कंपनियों ने सफाई मांगी थी। वाणिज्य मंत्रालय ने कई मुद्दों पर सफाई दी भी, लेकिन कई सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। अब वाणिज्य मंत्रालय इन सवालों पर कैबिनेट से जवाब मांगेगा। इस खबर पर और जानकारी के लिए बने हुए हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, सबसे पहले ये बताइए कि किन मुद्दों पर मामला फंसा हुआ है? देखिए, 3 मुद्दों पर मामला फंसा है जिससे कैबिनेट से इजाजत लेनी होगी इस मुद्दे पर सफाई देने से पहले, या फिर सफाई को कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी। पहला मुद्दा है बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर का लेकर के। यहाँ पे सरकार ने यह तय किया था कि मल्टी ब्रांड रिटेल में अगर आप एफडीआई लाते हैं तो कम से कम $100 मिलियन का एफडीआई आपको लाना होगा, और उस निवेश का आधी रकम 50% आपको बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे में लगाना होगा। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे वेयर हाउस बनाएं या फिर लेबोरेटरी बनाएं, कुछ ऐसी चीजें बुनियादी ढांचे वहां पे लगाएं। अब यहाँ पे कंपनियों ने सरकार से ये सवाल पूछा कि क्या 50% जो निवेश की बात आप कर रहे हैं सिर्फ पहले हिस्से का निवेश की बात कर रहे हैं, या फिर पूरे आने वाले दिनों में जब जब हम निवेश करेंगे उसका भी आधा हिस्सा हमें बैकएंड में लगाना होगा। इस पर जवाब देने में वाणिज्य मंत्रालय अक्षम था। फिर हुआ कि चलिए इस मुद्दे पर कैबिनेट से राय ली जाए, उसके बाद ही कुछ बताया जाएगा। दूसरा मुद्दा यह लोकल सोर्सिंग को लेकर के सरकार ने यह तय किया था कि मल्टी ब्रांड रिटेल में अगर एफडीआई के साथ कोई कंपनी आती है तो उसमें 30% मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की खरीदारी लोकल छोटे मझोले उद्योगों से करना होगा। तो यहाँ पे छोटे मझोले उद्योगों की परिभाषा में ये कहा गया कि जिनका टर्नओवर $1 मिलियन सालाना है उनसे ही करना होगा आपको, या इनसे कम टर्नओवर है। तो यहाँ पे कंपनियों का कहना था कि अगर हम $1 मिलियन के कम वाले टर्नओवर वाली कंपनियों से या फिर एसएमई से कोई परचेजिंग करते हैं, कोई खरीदारी कर रहे हैं, अगर हम उतनी बड़ी मात्रा में खरीदारी करेंगे तो जाहिर तौर पर 2-3 साल बाद उनका टर्नओवर $1 मिलियन से काफी ज्यादा हो जाएगा। तो फिर क्या उस समय खरीदारी बंद करनी होगी, या फिर उससे हम एसएमई के सोर्सिंग नॉर्म्स के तहत खरीदारी कर सकेंगे? इसका भी जवाब वाणिज्य मंत्रालय के पास नहीं था। फिर ये मामला अब जाएगा कैबिनेट में। तीसरा मुद्दा यह था कि 51% एफडीआई की जब आप बात कर रहे हैं तो क्या इसमें सिर्फ एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, या फिर एफडीआई और एफआईआई दोनों है? इस पर भी कोई जवाब वाणिज्य मंत्रालय देने में सक्षम नहीं था, क्योंकि पूरा मामला कैबिनेट की ओर से फैसला लिया गया था। इस वजह से इसमें कोई भी नया फैसला लेने से पहले वाणिज्य मंत्रालय को कैबिनेट से मंजूरी लेना जरूरी होगा। यही वजह है कि वाणिज्य मंत्रालय ने यह तय किया है कि इन तमाम मुद्दों पर अब कैबिनेट के पास जाएंगे अपने सुझाव लेकर, कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद मल्टी ब्रांड रिटेल करने वाली कंपनियों को यह सारी सफाई दी जाएगी, उसके बाद ही मुझे लगता है कोई मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनी यहाँ पे अपना निवेश करेगी। जी, आप संक्षेप में आपसे ये भी पूछ लेते हैं लक्ष्मण यहाँ पे कि कॉमर्स मिनिस्ट्री किस बातों पर सफाई दे चुकी है? या वहाँ पे कांग्रेस मिनिस्ट्री 3-4 मुद्दों पर सफाई दे चुकी है जो साधारण मुद्दे थे। मिसाल के तौर पर जो 30% लोकल सोर्सिंग की हमने बात की, एमएसएमई से सोर्सिंग की बात की, तो वहाँ पे टेस्को जैसी कंपनियों ने ये पूछा था कि अगर हम किसानों से फल सब्जी या फिर अनाज खरीदते हैं तो क्या उसे भी 30% सोर्सिंग के दायरे में लाएंगे? तो वहाँ पे वाणिज्य मंत्रालय ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। दूसरा मुद्दा यह था कि जिन राज्यों ने मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की छूट नहीं दी है, क्या उन राज्यों के एमएसएमई से खरीदारी की जा सकती है? तो वहाँ इसकी इजाजत वाणिज्य मंत्रालय ने दी है। तीसरा मुद्दा यह था कि जिन राज्यों
ने FDI मल्टी ब्रांड रिटेल में इजाजत नहीं दी है, क्या उन राज्यों में बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं? तो वहां भी वाणिज्य मंत्रालय ने उदार रवैया अपनाया है, बोला कि वहां उन राज्यों में भी आप बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं। ये तमाम सफाई जो है जिस पर वाणिज्य मंत्रालय देने में सक्षम था, वो तमाम सफाई संबंधित कंपनियों को दे दी गई है, और जो बाकी थी, जैसा आपको बताया मैंने, उसको कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सफाई दे पाएगी। शुक्रिया लक्ष्मण इस सारी जानकारी के लिए। इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद मोदी, ममता, नीतीश, लालू 4 राज्यों में उपचुनाव के बाद कहां खड़े होते हैं ये नेता, चुनाव से जुड़ी पूरी डिटेल इस ब्रेक के बाद। रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेशकों को कंपनी से काफी उम्मीदें हैं, तभी तो एजीएम के दिन एक दिन पहले शेयर में आज 2.5% की तेजी देखने को मिली। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज की 39वीं एजीएम है और माना जा रहा है कि इसमें कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। मुकेश अंबानी हाल में जमा किए गए फील्ड डेवलपमेंट प्लान पर जानकारी दे सकते हैं। KG-D6 ब्लॉक में अभी सिर्फ 15 MMSCMD गैस उत्पादन हो रहा है और कंपनी इसे 3 से 4 साल में बढ़ाकर 60 तक पहुंचाना चाहती है। इसके अलावा 4G सर्विस की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं और इसके लॉन्च का रोड मैप भी सामने आने की उम्मीद की जा रही है। और डायबिटीज के साथ कोलेस्ट्रॉल से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर। दवा बनाने वाली भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला ने डायबिटीज के लिए एक नई दवा खोजी है। ये दवा डायबिटीज के साथ कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है। दुनिया की कोई भी कंपनी ऐसी दवा नहीं बनाती है जो एक साथ डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का इलाज करती हो, जबकि डायबिटीज के 80% रोगियों को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की भी शिकायत होती है। दुनिया भर में डायबिटीज के 35 करोड़ रोगी हैं। कंपनी मौजूदा कारोबारी साल की तीसरी तिमाही से इस दवा की बिक्री शुरू करेगी। यही नहीं, कैडिला 5 साल के अंदर इसे अमेरिका में भी उतारेगी। कंपनी को इस दवा को दूसरे देशों में बेचने के लिए सहयोगी की तलाश है। ये दवाई का उपयोग होता है डायबिटिक डिस्लिपिडेमिया में। डायबिटिक डिस्लिपिडेमिया में आज तक एक भी अप्रूव्ड ड्रग नहीं है। ये पहली दवाई है जो डायबिटिक डिस्लिपिडेमिया के लिए अप्रूव की गई है। तीसरा, ये दवाई का ड्यूअल एक्शन है। ये ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है और ये ग्लूकोज लेवल बॉडी में भी कम करती है। बात करेंगे चीनी कंपनियों की, जहां पर सांठगांठ करके एथेनॉल का भाव फिक्स करने का आरोप लग रहा है। कंपटीशन कमीशन ने अब इसकी जांच शुरू कर दी है। CCI की जांच के दायरे में बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंडस्ट्री और बजाज हिंदुस्तान समेत 17 कंपनियां शामिल हैं। कंपटीशन कमीशन को शिकायत मिली थी कि एथेनॉल बेचने के लिए सभी चीनी कंपनियों ने करीब करीब एक जैसी बोली लगाई थी। ये बोली तेल कंपनियों को एथेनॉल सप्लाई करने के लिए थी। तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल में 5% एथेनॉल मिलाना जरूरी है। कंपटीशन कमीशन ने शुरुआती जांच में चीनी कंपनियों पर लगे आरोपों को सही पाया है। और चीनी मिलों पर CCI द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए यूपी के चीनी मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चंद्रभान पटोड़िया का कहना है कि यह आरोप गलत है। सभी मिलों के रेट अलग अलग है। ये आरोप सरासर गलत है। जो शुगर फैक्ट्रियों ने उत्तर प्रदेश में इथेनॉल की रेट कोट की है, उनकी रेट 34 रुपए से लगा के 38 रुपए के बीच में है। यदि सब मिलों की रेट दी जाए तो हर मिल की अपने अपने डिफरेंट रेटें हैं। यदि ये रेट होती तो ये 34 से 35-36 रुपए के आसपास होती है। किसी फैक्ट्री ने 34 की है, किसी ने 38 रुपया रेट किया है। गुजरात में हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद मोदी कैंप में जश्न का माहौल है। गुजरात के पोरबंदर लोकसभा सीट पर बीजेपी के विठल रडारिया का 1 लाख से ज्यादा वोटों से यहां पर जीत हुई है। बनासकांठा लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। ये दोनों सीटें कांग्रेस के पास थी। जीत का सिलसिला विधानसभा सीटों पर भी जारी रहा और बीजेपी ने गुजरात की 4 विधानसभा सीटों पर भी जीत हासिल की है। लेकिन बिहार की बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खबरें अच्छी नहीं है। बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह ने अच्छी बढ़त के साथ जीत दर्ज की है। वो 1,37,000 वोटों से जीते हैं। उन्होंने नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री PK शाही को करारी मात दी है। और इन उपचुनावों में सबसे करारा झटका लगा है कांग्रेस को। महाराष्ट्र की यवतमाल विधानसभा सीट को छोड़ वो कहीं भी जीत हासिल नहीं कर सकी है। पश्चिम बंगाल की हावड़ा लोकसभा सीट TMC के खाते में चली गई, जबकि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विधानसभा सीट में SP ने कब्जा किया है। यहाँ तो कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई। कांग्रेस की हार पर नरेंद्र मोदी ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के आए नतीजे देखते हुए पता चलता है कि जनता किस कदर कांग्रेस से ऊब गई है और 2014 में भी उसकी बड़ी हार होगी।
गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से 100% 100% विक्ट्री दी है। करीब करीब लाखों वोटों से जीतना ये सिद्ध करता है कि अब यूपीए सरकार को जाने का संदेश गुजरात की जनता ने दे दिया है। और रियल एस्टेट रेगुलेटर कैसे बदलेगा देश के प्रॉपर्टी बाजार की तस्वीर, करेंगे एक्सक्लूसिव बातचीत हाउसिंग मिनिस्टर अजय माकन से। हमारी खास सीरीज की पहली कड़ी में आपको बताएंगे क्यों है एक सुपर रेगुलेटर की जरूरत। बने रहिए। रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इसे संसद में पास कराने की कोशिश तेज हो गई है। शहरी विकास मंत्री अजय माकन के मुताबिक मानसून सत्र में ही इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा और पास कराने की कोशिश की जाएगी। रियल एस्टेट रेगुलेटर से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए खुद शहरी विकास मंत्री अजय माकन हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका माकन जी हमारे कार्यक्रम में। इस बिल के आने से ग्राहकों को बिल्डरों की मनमानी से कितनी राहत मिलेगी? बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पैसा लोगों ने दे दिया लेकिन बाद में पता चला कि उसमें लैंड यूज ही चेंज नहीं हुआ है। कई जगह के ऊपर एनवायरनमेंट क्लियरेंसेज नहीं हुए हैं और प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो गए हैं। तो एक इस प्रकार की अनरेगुलेटेड रियल एस्टेट एक्टिविटी जिस तरीके से यहाँ पे हमारे देश में हो रही, दुनिया में कहीं पर भी वैसे नहीं होता है। और इसके अंदर पैसा आम आदमी का, होम बायर का पैसा लेकर के उसी के पैसे के ऊपर ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ होती थी जो कि जिसके के ऊपर अभी रोक लगेगी। अभी कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर उसको अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सारे स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेज लेने पड़ेंगे, टाइटल डीड फ्री होना चाहिए, किसी भी तरीके से इनकम्बरेंसेज नहीं होने चाहिए, और अगर कुछ है तो उसके बारे में उसको वेबसाइट में जानकारी देनी पड़ेगी। तब जाकर के उसकी रजिस्ट्रेशन जब होगी तो उसके बाद में वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है। तो होम बायर के सामने एक पारदर्शी तरीके से सारी बातें सामने होंगी। कारपेट एरिया इसमें डिफाइन कर दिया गया है। कारपेट एरिया डिफाइन करने की वजह से उसको पता होगा कि क्या जगह उसको एग्जैक्ट मिलने वाली है। अपार्टमेंट्स डिफाइन कर दिया गया है तो उसे पता होगा कि उसके अपार्टमेंट में गैराज है या नहीं है, क्या गैराज के लिए अलग पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ों में जिसमें एक भ्रम की स्थिति पहले होती थी, संदेह की स्थिति होती थी, वो सब की सब चीज़ें अब दूर हो जाएंगी। माकन साहब, लेकिन जो बिल्डर इस बिल की अनदेखी करते हैं उनके खिलाफ सजा का क्या प्रावधान रहने वाला है? देखिए, इसमें जहां पर फाइनेंशियल सजा है 3% से 10% तक के इसमें फाइनेंशियल सजा, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की सजा है। उसके अलावा इसमें इम्प्रिजनमेंट है, सेक्शन 3 में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, और जो बिल्डर बार बार बगैर रजिस्टर कराए मतलब बगैर स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेज लिए, बगैर एनवायरनमेंट क्लियरेंसेज लिए जो बिल्डर बार बार हैबिचुअल तरीके से अफेंड करते हुए उसको बेचता है बगैर रजिस्ट्रेशन कराए, तो उसको 3 साल तक की कैद की भी सजा उसके लिए है। जी माकन साहब, काले धन पर संसद में पेश किए गए व्हाइट पेपर में यह साफ कहा गया था कि रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ी तादाद में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ऐसे में इस बिल के जरिए क्या मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लग पाएगी? जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो ट्रांजैक्शंस अनरिकॉर्डेड चले जाते हैं, इस वजह से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। शायद उसी चीज को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हमारे को ये सलाह दिया था कि इसमें रियल एस्टेट एजेंट्स को भी शामिल करना चाहिए, उनकी भी रजिस्ट्रेशन इसमें जरूरी होनी चाहिए, और उनको भी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड एक प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा के अंदर उनको मेंटेन करना चाहिए, ताकि हम ट्रेल कर सकें कि ये प्रॉपर्टी किसके माध्यम से खरीदी गई और इस प्रॉपर्टी का कितने पैसे में ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई। तो वो बुक्स और जो ट्रेल ऑफ जो उसके ट्रांजैक्शंस हैं वो रियल एस्टेट एजेंट्स के माध्यम से जब तक नहीं होंगे, जब तक कि हमको मनी लॉन्ड्रिंग हम ट्रेल नहीं कर सकते, ब्लैक मनी हम ट्रेल नहीं कर सकते। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की, फाइनेंस मिनिस्ट्री की हमने इस बात को मानते हुए हमने रियल एस्टेट एजेंट्स को भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें इसी वजह से मैंडेटरी रखा है। और रियल एस्टेट एजेंट्स के नाम सबसे पहले किसी भी डेवलपर को अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करते हुए डालना पड़ेगा, और वही उसको बेच सकते हैं, वही उसको नेगोशिएट कर सकते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने हुई होगी।
मगन साहब, एक बड़ा इशू इसमें ये निकल कर आ रहा है कि बिल्डर से जब भी पूछो तो वो क्लियरेंसेस का, रेगुलेटरी अथॉरिटी का रोते रहते हैं कि हमको वक्त पे क्लियरेंस नहीं मिलता। तो उन सब बातों को ये बिल किस तरीके से एड्रेस करता है या क्या उपाय है इसके लिए? देखिए, हम लोगों ने एक कमेटी फॉर्म करी थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया है। सापरेप ये कमेटी थी और उस कमेटी के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, हम सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके और उसको अच्छी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स को हम रिकमेंडेशंस भेज रहे हैं कि वो सिंगल विंडो क्लियरेंसेस इसको करें। हम लोग यहाँ पर ये बिल को लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि सारे क्लियरेंसेज मिलने के बाद ही प्रोजेक्ट को आप लॉन्च कर सकते हैं, यानी सारे क्लियरेंसेज लेने के बाद ही आप लोगों से पैसा ले सकते हैं। तो हम इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों का पैसा, जो ये बिल्डर्स और प्रोमोटर्स जब लेते हैं तो पैसा लोगों का सुरक्षित रहे। जहाँ तक के क्लियरेंसेज की बात है, उसको हम साथ के साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स को लगातार हम आगे भी इसको हम करते आ रहे हैं और फिर हम करेंगे। और जो कमेटी जैसे मैंने बताया उसके माध्यम से हम लोगों ने इसको स्ट्रीमलाइन करने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि ये सिंगल विंडो क्लियरेंस हम लोग यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर लागू कर सकें। और ये हो जाने से, क्लियरेंसेस जल्दी मिल जाने से यह दिक्कत प्रोमोटर्स की और डेवलपर्स की भी दूर हम कर पाएंगे। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शहरी विकास मंत्री अजय माकन कहते हुए कि इस नए बिल के प्रावधान से घर खरीदारों को सुरक्षा मिलेगी और यही सुरक्षा मिलेगी इन्वेस्टर्स को एफएसएलआरसी से। रिजर्व बैंक का मानना है कि वित्तीय कानून में बदलाव वाले एफएसएलआरसी में अभी कुछ मामलों में सफाई की जरूरत है। गवर्नर डी सुब्बा राव ने आज कहा कि एफएसएलआरसी में यह साफ होना चाहिए कि रेगुलेटर्स की स्वतंत्रता पर आंच नहीं आनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन कमेटी केवल जरूरत के समय को हस्तक्षेप करे। The FSLRC recommended that the FSDC should be a statutory body. It should have a board. That board should be chaired by the finance minister, and it will have all the regulators as members, and that board of the FSDC will take charge of systemic risk. In the Reserve Bank, we have some reservations about that sort of an arrangement. In particular, the concern is whether responsibility for financial stability can be given to a committee rather than to an institution. तो यहाँ इससे एक बात तो साफ होती है कि हमारी कई रेगुलेटरी समस्याएं एफएसएलआरसी से हल हो सकती हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी से शिकायत हो या फिर म्यूचुअल फंड से, आपको अलग अलग एजेंसियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बशर्ते सरकार एफएसएलआरसी यानी फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन की सिफारिशें मान ले। तो क्या है कमीशन की सिफारिशें? इससे कैसे बदलेगी पूरी फाइनेंशियल सेक्टर की तस्वीर? कैसे दूर होगी आम लोगों की दिक्कतें? इसी पर पेश है हमारी ये खास सीरीज। 20,000 करोड़ रुपए के इस शारदा घोटाले की जांच में इन दिनों आधा दर्जन एजेंसियां जुटी हैं, लेकिन हर कोई इस बात पर एकमत है कि शारदा जैसे घोटाले की बड़ी वजह है पर्याप्त कानून का अभाव और किसी एक एजेंसी के जिम्मे ऐसे कारोबार का नहीं होना। ऐसे में आगे भी ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्यों जरूरी है एफएसएलआरसी के सुझाव पर अमल? मौजूदा रेगुलेटरी सिस्टम को देखें तो जो शारदा की किस्म की पॉन्जी स्कीम्स हैं वो साफ साफ किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के अंडर नहीं आती हैं। जैसे कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चिट फंड्स को देखना, सेबी देखता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को और आरबीआई बाकी के नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को। तो इस टूटे हुए स्ट्रक्चर में काफ़ी आसान है किसी के लिए अपने बिजनेस को इस तरह से स्ट्रक्चर करना कि वो साफ साफ किसी भी रेगुलेटर के अंडर ना आए। एफएसएलआरसी के सुझाव कैसे रोकेंगे शारदा जैसे घोटाले? एफएसएलआरसी ने जो ड्राफ्ट इंडियन फाइनेंशियल कोड बनाया है उसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट और फाइनेंशियल सर्विस की डेफिनेशन इस तरह से दी गई है कि आज के डेट में हम जितने भी प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज़ को समझ सकते हैं और जानते हैं वो सभी इस एक डेफिनेशन के अंदर कवर्ड हैं। ये भी तो इसमें चाहे कि आप डिपॉजिट ले रहे हो किसी से या कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम चला रहे हो, ये सभी कुछ एक फाइनेंशियल सर्विस के अंडर आएगा और इसको रेगुलेट किया जाएगा पूरी तरह से। ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आएँ जिनके बारे में हम आज सोच नहीं सकते, क्योंकि फाइनेंस एक बहुत ही इनोवेटिव फील्ड है।
तो उसको एड्रेस करने के लिए FSLRC ने ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर होनी चाहिए कि वो रूल्स बना के किसी भी नई एक्टिविटी को प्रोडक्ट और सर्विस के डेफिनेशन के अंदर ऐड कर सके। दो रेगुलेटर के बीच का ग्रे एरिया कैसे हटेगा? आज के डेट में कई रेगुलेटर्स हैं, पर FSLRC का ये मानना है कि सिर्फ 2 रेगुलेटर्स होने चाहिए। एक तो RBI जो अभी की तरह बैंक्स और पेमेंट सिस्टम्स को रेगुलेट करेगा, और दूसरा एक यूनिफाइड फाइनेंशियल अथॉरिटी जो बाकी के पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें रेगुलेट करेगा। तो चाहे वो किसी तरह के इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हो, पॉन्जी स्कीम्स हो, चिट फंड्स हो, वो सब एक रेगुलेटर्स के अंडर आएंगे और वो रेगुलेटर पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल रहेगा उन्हें देखने में। बाजार की हलचल में बैंक और मेटल शेयरों ने की वापसी तो IT शेयर हुए आउट। बाजार का पूरा हाल ब्रेक के बाद। और जस्ट डायल के IPO से अमिताभ बच्चन कैसे हुए माला माल, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। सोने का इंपोर्ट और महंगा हुआ। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 8% की। GST के बाद मल्टीब्रांड रिटेल में FDI भी फंसा। वाणिज्य मंत्रालय कंपनियों के सवालों का नहीं दे पाया जवाब। अब कैबिनेट सुलझाएगी उलझन। रिलायंस की AGM में मुकेश अंबानी रख सकते हैं टेलीकॉम और गैस प्रोडक्शन बढ़ाने का रोड मैप। कल की बैठक से पहले शेयर 2.5% चढ़ा। जस्ट डायल ने पहले दिन ही निवेशकों को कराया 15% का फायदा। अमिताभ बच्चन का निवेश 64 गुना बढ़ा। उपचुनाव ने नरेंद्र मोदी का कद और ऊंचा किया। गुजरात की दोनों लोकसभा सीटें जीती। बिहार में नीतीश की पार्टी को मिली हार। अमेरिकी बाजारों में आज जोरदार गिरावट दिख रही है। आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर किस तरह के संकेत आ रहे हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है ये भारतीय बाजारों के लिए किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और देखिए अमेरिकी बाजारों में यहाँ पर जो इकोनॉमिक डेटा आया है उम्मीद से थोड़ा बुरा, तो उसका असर आप बाजारों पर देखते हुए सभी बाजार यहाँ पर सभी इंडेक्स 1% से ज्यादा टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हम यूरोपीय बाजारों पे भी नजर डालें तो वहां पर भी आज गिरावट का ही दिन था। ज्यादा गिरावट आप देख सकते हैं कि यहां पर फुट्सी में करीब 2% से ज्यादा की गिरावट रही, तो वहीं डैक और कैक में करीब 1%। और कैक में देखें जर्मनी के बाजारों में 0.25% की बाजार गिरावट आज यहाँ देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल पे भी नजर डाल लेते हैं तो यहाँ पर एक तेजी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इक्विटी मार्केट है उसमें डाउनफॉल है, तो यहाँ उसको कुछ फायदा मिलता हुआ। नाइमेक्स पर 0.5% की बढ़त और ब्रेंट क्रूड जो भारतीय बाजारों के लिए महत्वपूर्ण है करीब 0.5 से ज्यादा % की बढ़त देखने को मिल रही है। सोना भी यहाँ पर फायदे में दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर भारतीय बाजारों में देखें तो यहाँ पर 2% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। जो एक रिपोर्ट आती हुई अभी हमने देखी कि सरकार ने इसकी ड्यूटीज बढ़ा दी, उसका असर भी दिखेगा। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी यहाँ पर भाव में हल्की सी तेजी। चांदी पे भी नजर डाल लेते हैं। चांदी में भी तेजी का रुख है। भारतीय बाजारों में करीब 1.5% ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से क्यूज लेते हुए जहां पर करीब 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं भारतीय शेयर बाजारों की, जहां आज 3 दिन के बाद सेंसेक्स निफ्टी में बढ़त रही। मिड कैप इंडेक्स पहले से ही आगे चल रहे हैं, लेकिन बाजार में आज बड़ी बात यह थी कि अब तक सबसे ज्यादा पिटने वाले बैंक, रियल्टी और मेटल शेयर आज खड़े होते दिखे। बाजार में आज सबसे फिसड्डी सेक्टर था IT, लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर थे तेल और गैस शेयर। AGM से पहले आज रिलायंस में 2.5% की तेजी रही। सीमेंट शेयर आज कमजोर पड़े। अंबुजा ACC के अलावा अल्ट्राटेक और इंडिया सीमेंट भी फिसले हैं। मॉर्गन स्टैनली इंडिया के MD रिदम देसाई का मानना है कि बाजार इस साल नई ऊंचाई छुएगा। देसाई के निवेश मंत्र को जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश आज रात 10 बजे। बताएंगे वो क्या है बाजार में और किन शेयरों में बचा है फिलहाल दम, तो जरूर देखिए रिदम देसाई से ये खास बातचीत आज रात 10 बजे। और कल हल्की मजबूती दिखाने के बाद एक बार फिर रुपए में भारी गिरावट आई है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 29 पैसे कमजोर होकर 56.73 के लेवल पर बंद हुआ है। ये एक हफ्ते में रुपए में आई सबसे बड़ी गिरावट है। दूसरी करेंसियों के मुकाबले डॉलर की बढ़ती मजबूती से रुपए पर दबाव बन रहा है।
इंटरनेट और टेलीकॉम पर बिजनेस डायरेक्टरी की सर्विस देने वाली टेलीफोन पर बिजनेस डायरेक्टरी की सर्विस देने वाली कंपनी जस्ट डायल ने पहले ही दिन अपने निवेशकों को यहां माला माल कर दिया है। 530 रुपए के इशू प्राइस वाले जस्ट डायल को 590 रुपए की लिस्टिंग मिली है एनएससी के ऊपर और लिस्टिंग के साथ ही शेयर में करीब 20% तक की तेजी देखने को मिली। इस आईपीओ में निवेशकों ने इसे हाथों हाथ लिया था और ये करीब 12 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था। और लोगों को करोड़पति बनाने वाले अमिताभ बच्चन ने एक ऐसी कॉल डायल की जिससे उनके कुछ लाख रुपए करोड़ों में बदल गए। 2.5 साल पहले जस्ट डायल ने बिग बी को 62,794 शेयर केवल 10 रुपए की कीमत पर दिए थे। उस शेयर ने अमिताभ को 6,180% का धमाकेदार रिटर्न दिया है। जस्ट डायल का शेयर आज 611 रुपए पर बंद हुआ। अमिताभ के जस्ट डायल में इस निवेश से करीब 4.25 करोड़ की कमाई हुई है। अमिताभ जस्ट डायल के ब्रांड एम्बेसडर भी है। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का नियम ना मानने वाली कंपनियों के प्रमोटरों पर कई तरह की पाबंदी लगा दी गई है। अब ऐसे प्रमोटर शेयर में कोई सौदा नहीं कर पाएंगे, ना ही वो लिस्टेड कंपनियों के बोर्ड में शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा इन प्रमोटरों के वोटिंग राइट्स और शेयर के साथ मिलने वाले फायदे भी घट जाएंगे। सेबी ने साफ किया है कि अगर किसी कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग केवल 10% है तो उसके प्रमोटरों को इसके 3 गुना यानी 30% से ज्यादा के डिविडेंड या वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। दरअसल मिनिमम पब्लिक होल्डिंग का नियम मानने पर प्रमोटरों के राइट्स 3 गुना से ज्यादा नहीं रह गए हैं। फिलहाल 105 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का नियम समय रहते नहीं माना है। इनमें से 72 कंपनियां शेयर बाजार में एक्टिव हैं। सेबी ने बताया कि उसने इन कंपनियों को 109 रिमाइंडर भेजे थे, फिर भी कंपनियों ने आदेश को नहीं माना है। इन कंपनियों में अदानी पोर्ट्स, बीजीआर एनर्जी सिस्टम, एसआर पोर्ट्स, ओमिक्स और प्लेथिको फार्मा शामिल है। और एनसीआर के प्रॉपर्टी मार्केट में लगने लगा है ब्रेक। क्या है सूरत हाल, देखेंगे इस ब्रेक के बाद। घर खरीदने का सपना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। बिल्डर नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं लेकिन ग्राहक नहीं है। बिना बिका स्टॉक लगातार बढ़ रहा है और बिल्डरों के लिए पैसों की तंगी है ही। तो क्या अब वक्त आ गया है कि हम दामों को गिरता हुआ देखेंगे? हमारी इस खास पेशकश में हम यही पड़ताल कर रहे हैं कि ऊंची कीमतों, घटती बिक्री और बढ़ते स्टॉक के बीच क्या है देश के अलग अलग शहरों में प्रॉपर्टी बाजार का हाल। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी मार्केट की, जहां पर जमीन की कमी नहीं है, घर भी बन रहे हैं। जहां तक कीमतों की बात है तो एनसीआर के कुछ इलाकों में कीमतें बहुत ज्यादा हैं तो कुछ इलाके अफोर्डेबल भी है, लेकिन इस पूरे बाजार पर ब्रोकरों और निवेशकों का जबरदस्त कब्जा है। हमारी सहयोगी कविता कृष्णन हमारे साथ मौजूद है और हमें दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट का हाल बता रही है। कविता ये काफी बुरे दौर से गुजर रहा है। बिक्री घटी है यहाँ पर और खरीदारों को अपने बजट में कुछ नहीं मिल रहा है और इसलिए उन्हें दूर दराज के लोकेशंस में जाना पड़ रहा है। आंकड़ों पर नजर लगाते हैं, मकानों की सप्लाई जो है 13% से सालाना बढ़ी है। 1,80,000 से ज्यादा का स्टॉक मार्केट में पड़ा हुआ है। अगर स्टॉक के नजरिए से देखें तो 31 महीने का स्टॉक जो है मार्केट में पड़ा हुआ है, जो कि आइडियल मार्केट कंडीशन से 3 गुना ज्यादा है। जैसे हमने आपको बताया था, आइडियल मार्केट कंडीशन 10 से 12 महीने का स्टॉक लेकर चलती है। बिक्री देखते तो बिक्री यहाँ पर घट गया है, 14% से यहाँ बिक्री घटी है और इसकी वजह भी है। वजह यह है कि कीमतें जो है बढ़ गई है। अपने बजट के में खरीदना बहुत लोगों के लिए मुश्किल पड़ रहा है। 26% से कीमतें जो है यहाँ पर बढ़ गई है और लोगों को इस वजह से काफी दूर जाना पड़ रहा है सिटी सेंटर से। जैसे हम बता रहे थे, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सटेंशन, भिवाड़ी जैसे इलाकों में जाना पड़ रहा है। खासकर अगर उनका बजट जो है 20 से 50 लाख के बीच के मकान वो खरीदना चाहते हैं तो इतना दूर उनको जाना पड़ रहा है। ब्रोकर्स हमें बता रहे हैं कि 4,000 की जो कीमत थी, अब वही फ्लैट के लिए 6,000 मांगा जा रहा है। जहां 3,500 की कीमत थी वही 5,000 की मांग हो रही है। और धीमे होते मार्केट का और एक असर यह है कि लॉन्चेस जो है घट गए हैं। यहाँ पर 7% से घट गए हैं नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस। इस मार्केट में और कुछ टिपिकल सी बातें हैं, जैसे कुछ इलाके हैं जैसे ग्रेटर नोएडा हुआ या नहर पार फरीदाबाद हुआ, यहाँ पर जो है घर बन गए हैं,
कॉम्प्लेक्सेस बनी हुई है लेकिन खरीदार नहीं है। वजह यह है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, लोग वहां तक ठीक से पहुंच नहीं पा रहे और इसीलिए वहां खरीदारी नहीं हो रही है। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ एक बहुत बड़ा सेकेंडरी मार्केट है, 70% जो खरीदार है इन्वेस्टर्स है और इसीलिए सप्लाई का ठीक से अंदाजा लगा पाना मुश्किल है और ये इन्वेस्टर अब धीरे धीरे दाम काटकर अपने मकान बेचने लगे, इसलिए बहुत बड़ी सप्लाई मार्केट में आ रही है और पूरे मार्केट में ओवर सप्लाई का कंडीशन हो गया है। जी, और दिल्ली के प्रॉपर्टी बाजार पर अब और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से सीबी रिचर्ड एलिस के साउथ एशिया सीएमडी अंशुमन मैगजीन। अंशुमन, स्वागत है आपका। और अभी हमने कविता को यहाँ पर सुना, नंबर बता रहे हैं कि एनसीआर का प्रॉपर्टी मार्केट अच्छी हेल्थ में नहीं है, इन्वेंट्री का नंबर बहुत ज्यादा है और लगातार बढ़ रहा है, सेल्स गिर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल अभी सेल्स ड्रॉप किए हैं, हेल्थ अच्छा नहीं है रियल एस्टेट मार्केट का, लेकिन लॉजिकली जो कि किसी और जगह इस जो कंडीशंस है इससे प्राइस नीचे आना चाहिए लेकिन प्राइस नीचे नहीं आ रहे। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, क्योंकि एनसीआर एक ऐसी मार्केट है जहाँ सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन है, वेल्थ क्रिएशन है और इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ बहुत लिमिटेड है, तो लोग ज़्यादातर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और रियल एस्टेट को एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मानते हैं जो उनमें बहुत कॉन्फिडेंस है। तो जब मार्केट नीचे जब गिरता भी है फिर भी वो प्रॉपर्टीज बेचते नहीं है, इसकी वजह से प्राइसेस नीचे नहीं गिरे हैं। जी अंशुमन, दिल्ली एक बहुत ही इन्वेस्टर ओरिएंटेड मार्केट है। इस वक्त हालात है कि जितना फ्रेश सप्लाई या स्टॉक बाजार में आ रहा है उतना ही इन्वेस्टर स्टॉक लेके बैठे हुए हैं। क्या दामों में इसका इम्पैक्ट आएगा, नीचे गिरेंगे दाम? जैसे मैंने कहा कि लॉजिकली दाम नीचे गिरने चाहिए, लेकिन जो हमने हिस्टोरिकली देखा है दाम नीचे नहीं गिरे हैं और हो सकता है कुछ लोकेशंस में दाम गिरे जहां की एक्चुअल सप्लाई आएगा। रियल एस्टेट मार्केट में एक और प्रॉब्लम है कि प्लान में तो बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन जब तक कंप्लीट होता है उसमें बहुत टाइम लगता है, तो जिस लोकेशंस में सप्लाई एक्चुअली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स आएंगे वहां प्राइसेस गिर भी सकते हैं, बट ओवरऑल एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा प्राइस गिरने का। प्राइसेस फ्लैट रहेंगे, सेल्स डाउन रहेगी, लेकिन प्राइस को गिरना अभी शॉर्ट टर्म में बहुत मुश्किल है कहना। अंशुमन, आप कह रहे हैं सप्लाई, तो अगर हम कुछ इलाकों की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें या हम फरीदाबाद नहर पार की बात करें या राजनगर एक्सटेंशन जैसे इलाकों की बात करें, जहां हमको साफ दिखता है कि एक ओवर सप्लाई है, लोग नहीं है लेकिन बिल्डिंग्स बहुत सारे बन गए, हो सकता है इन्वेस्टरों का वहां पर निवेश हो, आपको लगता है कि ऐसे इलाकों पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और यहाँ एटलीस्ट हम थोड़ी सी नीचे जाते देखेंगे कीमतें? हो सकता है, कहना मुश्किल है, क्योंकि अगेन मेरा मानना यह है क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है और एनसीआर जैसी मार्केट में होता क्या है कि ये सिर्फ एनसीआर के इन्वेस्टर्स नहीं है, पूरे देश से स्पेशली नॉर्थ इंडिया से बहुत लोग, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, बहुत लोग वहां से एनसीआर में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी वजह से यहाँ सस्टेनेंस ज़्यादा है। तो लॉजिकली देखा जाए जो कि मार्केट आज है तो प्राइसेस बिल्कुल गिरने चाहिए, लेकिन वो लॉजिक अप्लाई होता नहीं है क्योंकि बहुत वाइड इन्वेस्टमेंट बेस है। बट ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ पॉकेट्स में जैसे फरीदाबाद और गाजियाबाद आपने बोला वहाँ की प्राइसेस थोड़े मार्जिनली कहीं गिर सकते हैं। ये उस पर डिपेंड करता है, अगर अगले 6-9 महीने में मार्केट इंप्रूव ना करे हो सकता है कुछ प्राइसेस कहीं गिरे, बट ओवरऑल मेरा फील ये है कि शॉर्ट टर्म में प्राइसेस फ्लैट रहेंगे और जो पहले जिन इन्वेस्टर्स को जो यूज टू है कि हमने इन्वेस्ट किया रियल एस्टेट में और एकदम प्राइस बढ़ जाए 6 महीने में, वो नहीं होगा। जी अंशुमन, तो कुल मिलाकर ये खरीदने का समय है या नहीं इन्वेस्टर्स के लिए? एनसीआर का मार्केट कैसे लग रहा है उनके हिसाब से? देखिए, इन्वेस्टर के लिए ये मार्केट उनको सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड यूजर जो इन्वेस्ट कर रहा है, ये मार्केट अब वो है जो इन्वेस्ट करे और 3 से 5 साल का व्यू ले। जो पुराना पिछले 4-5 से एवरीबडी इज यूज्ड टू कि हमने इन्वेस्ट किया और 6 महीने में प्राइस बढ़ा, वो मार्केट नहीं है। जी अंशुमन, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये आपने देखा दिल्ली के मार्केट का सूरत हाल। अंशुमन मैगजीन थे यहाँ हमारे साथ और कल हम बात करेंगे बंगलुरु की, लेकिन यहाँ पर फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद महिंद्रा ने लॉन्च की नई कार वाइब। ये किसके लिए बनेगी चुनौती, बताएंगे आगे।
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज प्रीमियम हैचबैक वेरिटो वाइप को लॉन्च किया है। वेरिटो वाइप को 3 वेरिएंट D2, D4 और D6 में लॉन्च किया गया है। इसमें एंटी ब्रेक सिस्टम, अलॉय व्हील, ब्लूटूथ, USB कंपैटिबिलिटी और ड्राइवर सीट के पास दिए गए एयरबैग जैसे कई खास फीचर मौजूद हैं। वेरिटो वाइप की कीमत 5,63,000 रुपए से 6,50,000 रुपए के बीच है। वेरिटो वाइप का माइलेज 21 किलोमीटर प्रति लीटर है और इसमें 1.5 लीटर का दमदार डीजल इंजन है। महिंद्रा की ये गाड़ी मारुति स्विफ्ट और हुंडई की i20 को कड़ी टक्कर देगी। घटती बिक्री से परेशान टाटा मोटर्स जल्द ही नैनो का CNG मॉडल लॉन्च करेगी। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि 19 जून को कंपनी नैनो का CNG वर्जन लॉन्च करेगी। CNG वर्जन का माइलेज करीब 32 से 35 किलोमीटर प्रति लीटर होगा। नैनो के CNG मॉडल की कीमत सामान्य मॉडल से 25,000 रुपए ज्यादा होगी। नैनो CNG दुनिया की सबसे सस्ती CNG गाड़ी होगी। दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर अमेजन ने भारत के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस Amazon.in शुरू किया है। Amazon.in पर खरीदार 70 लाख लोकल और इंपोर्टेड किताबों के साथ 12,000 फिल्में और टीवी शो खरीद सकते हैं। वहीं कंपनी इसमें कैमरे और मोबाइल फीचर शामिल करेगी। मोबाइल फ़ोन के जरिए भी Amazon.in से शॉपिंग की जा सकती है। भारत में अपने ऑनलाइन मार्केट प्लेस के लॉन्च पर अमेजन फिलहाल हर ऑर्डर पर फ्री डिलीवरी का ऑफर दे रही है। पूरे देश में फिलहाल अमेजन पर करीब 100 वेंडर्स हैं और इस प्लेटफॉर्म पर भारत का कोई भी रिटेलर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करके उन्हें ग्राहकों को सीधे बेच सकता है। भारत में अमेजन का 10वां ऑनलाइन मार्केट प्लेस होगा। और जाते जाते हम आपको बता दें कि कल क्या दिखेगा CNBC आवाज पर। कल सुबह 11 बजे से शुरू होगी रिलायंस की AGM। इसमें मुकेश अंबानी अपनी कंपनी की आगे की योजनाओं के बारे में बताएंगे। कल वित्त मंत्री पी चिदम्बरम मुंबई में बैंकों की बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कल एक बड़ा कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है। इसमें सेबी चेयरमैन UK सिन्हा और बैंकिंग सेक्रेटरी राजीव तखरो हिस्सा लेंगे। और आवाज at 9 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।